पिछले वीडियो में हमने चोलों के प्रमुख शासकों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे चोल प्रशासन के बारे में। चोल प्रशासन, इसकी पहली बात हम देखेंगे कि इनकी जानकारी के स्रोत कौन से हैं, कि चोलों की हमें जानकारी किन से मिलती है। तो चोल की जानकारी हमें अभिलेखों से भी मिलती है। अभिलेख हैं, साहित्य है, और विदेशी जो यात्री आए, विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें चोलों की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार जो इनका केंद्रीय प्रशासन था, चोलों का जो केंद्रीय प्रशासन है वो कैसा था, इनका जो स्वरूप था इस प्रशासन का, वो राजतंत्रात्मक था। और इसके साथ में कैसा था उसका स्वरूप, वंशानुगत भी था। और उपराजा का जो पद था, उपराजा के पद पर हमेशा किसकी नियुक्ति होती थी जी? राजकुमारी की। सदा नियुक्ति किसकी? राजकुमारी की। कौन से पद पर? उपराजा के पद पर हमेशा किसकी नियुक्ति होती थी? राजकुमारी की नियुक्ति होती थी। और एक दो इनकी शब्दावलियां हैं, जैसे उद्दम कुट्टम। उद्दम कुट्टम किसे कहा जाता था? राजा के निजी सहायकों को। राजा के निजी सहायकों को क्या कहा जाता था? उद्दम कुट्टम। और पेरुंदनम, अगली जो शब्दावली है पेरुंदनम, पेरुंदनम किसे कहा जाता था? उच्च स्तरीय अधिकारी को। उच्च स्तरीय अधिकारी को उस समय चोल कालीन प्रशासन में क्या कहा जाता था? पेरुंदनम। और दूसरा है निम्न स्तरीय अधिकारी। जो निम्न स्तरीय अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था? सिरुत्रम। सिरुत्रम किसे कहा जाता था? निम्न स्तरीय अधिकारी को। और जो राजा का प्रधान सचिव होता था, राजा का जो प्रधान सचिव होता था उसे क्या कहा जाता था? ओले नायकम। ओले नायकम कौन होता था? चोल सम्राट का प्रधान सचिव। इसके अलावा अगर हम इस समय के सैन्य संगठन की बात करें, चोलों के सैन्य संगठन की चर्चा करते हैं, तो सेना के इस समय 3 अंग थे। 3 अंग में पदाती भी थे, यानी पैदल चलने वाले, अश्वारोही भी थे, यानी घुड़सवार, और गजारोही यानी हाथी पर सवार होने वाले। पद्धति जो हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, उसे क्या कहा जाता था? बड़पई कैकोलर। बड़पई कैकोलर किसे कहा जाता था? पदातियों को। और जो अश्वारोही हैं उसे क्या कहा जाता था? कुडेरेच्वेगर। और गजारोही को क्या कहा जाता था? कुजिरमलर। अगर हम इस समय की अश्व सेना की बात करें, जो चोल कालीन अश्व सेना थी, अश्व सेना को क्या कहा जाता था? मनरुक महासने। मनरुक महासने कहा जाता था। और शब्दावलियों की अगर हम बात करें, तो गजारोही जो दल है, जो गजारोही की अभी अपन ने बात करी थी, इस दल को क्या कहा जाता था? कुंजिर मलर, अभी देखा है हमने। और जो अश्वारोही जो दल है, अश्वारोही दल को क्या कहा जाता था? कुदिरेच वेगर। यह भी अपन ने अभी देखा है, दोनों चीजें। और इसके अलावा अगर धनुर्धारी की हम बात करें, धनुर्धारी को क्या कहा जाता था उस समय? बिलीगढ़। और भाला से जो भाला प्रहार करने वाले जो सैनिक होते थे निपुण उसके अंदर, उसे क्या कहा जाता था? शेगुंदर। राजा के जो अति विश्वसनीय अंगरक्षक, यानी उसके जो बॉडीगार्ड होते थे राजा के अंगरक्षक, उसे क्या कहा जाता था? वेल्लेकॉर। सेना है वो इस समय छावनी या गुल्मों में रहती थी। सेना किस में रहती थी? गुल्मों या छावनियों के अंदर। और छावनियों का नाम उस समय क्या था? कटगम। सेना की हम बात करें, सेना कहाँ रहती थी? छावनियों के अंदर रहती थी, और उसे कटगम कहा जाता था। और सेना का जो नेतृत्व करने वाला था उसे क्या कहा जाता था? नायक। सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला था, नेतृत्व करता।
लेकिन सेनाध्यक्ष यानी पूरी सेना का जो नेतृत्व करता था उसे क्या कहा जाता था? महादंड नायक कहा जाता था। महादंड नायक कहा जाता था। और कैसे कह सकते हैं कि उस समय जो चोल थे, चोलों के पास में एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, यानी इनके अलावा इनके पास में नौसेना भी थी। और नौसेना में क्या होते हैं? जहाज। तो जहाज़ों का उस समय दोनों प्रकार से उपयोग होता था। एक तो व्यापारिक तो उपयोग होता ही था, और व्यापारिक के साथ में सेना के रूप में भी इनका काम में लिया जाता था। दोनों कार्यों के अंदर, यानी दोनों कार्यों के अंदर किसका उपयोग होता था? जहाज़ों का उपयोग होता था। कह सकते हैं हम कि चोल जो नरेश थे, राजराज जो प्रथम थे, इसने अपने नौसेना के, यानी जो नौसेना है इसके द्वारा अपने इसके विस्तृत वर्णन में पढ़ा है कि उसने श्रीलंका को विजित कर लिया था इसके कारण। और श्रीलंका के अलावा मालदीव, लक्षद्वीप जो हैं, इनको अपने नौसेना के बल पर ही इसने विजय किया था। और इसी प्रकार से इसका जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, इसने भी नौसेना की मदद से किसको विजित कर लिया था? जो गांगेय क्षेत्र हैं, सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इसने भी विजित की थी। और बंगाल की खाड़ी के पार जो जावा, सुमात्रा, मलाया जो प्रायद्वीप हैं, जो द्वीप हैं, इनको भी इसने विजिट किया गया था। और कहते हैं कि इसके राजेंद्र प्रथम के समय जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बंगाल की खाड़ी है वो इस समय क्या बन गई थी? चोलों की झील बन गई थी। झीलें बन गई थी। और इस समय जो चोलों के जो मुख्य बंदरगाह थे, मुख्य चोल बंदरगाह उस समय कौन कौन से थे? चोल बंदरगाह तो कौन कौन से थे? एक तो महाबलीपुरम, महाबलीपुरम इस समय मुख्य चोल बंदरगाह था। और दूसरा कौन सा था जी? कावेरी पट्टनम। चोलकालीन न्याय व्यवस्था की बात करते हैं हम। उस समय की न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो इस समय का जो सर्वोच्च न्यायाधीश था चोलों का, या हर प्रकार के राजतंत्र की बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायाधीश है वो कौन होता है? राजा। और राजा का जो दरबार था, यानी जो न्याय का दरबार था, उसे क्या कहा जाता था? धर्मासन कहा जाता था। न्याय के लिए राजा के दरबार को क्या कहा जाता था? धर्मासन कहा जाता था। और राजा यहाँ पर धर्मासन भट्ट की सहायता से, धर्मासन भट्ट, धर्मासन भट्ट कौन होता था? यानी स्मृति शास्त्र जो थे उनका ज्ञाता ब्राह्मण होता था। यानी इनका जानकार जो ब्राह्मण होता था वो क्या होता था? धर्मासन भट्ट। और इसकी सहायता से राजा क्या करता था जी? न्याय करता था। और इस समय की जो न्याय समितियां हैं, न्याय समितियां भी थी इस समय, और न्याय समितियों को इस समय क्या कहा जाता था? न्यायातार कहा जाता था। दंड व्यवस्था, यानी न्याय करने के बाद में जो दंड दिया जाता था, जो दंड व्यवस्था थी, दंड व्यवस्था के अंदर आर्थिक दंड भी दिया जाता था, और आर्थिक के साथ में सामाजिक अपमान भी किया जाता था। दोनों प्रकार की चीज़ें थी, सामाजिक अपमान भी था। और आर्थिक दंड है वो एक सोने के सिक्के के रूप में, सोने का सिक्का था, उसके रूप में आर्थिक दंड दिया जाता था। और उसका नाम क्या था जी? कासू। यानी इन दोनों का विधान था उसमें दंड व्यवस्था के रूप में। अगर हम राजस्व स्रोत की बात करें इस समय की, कि राज्य की आय के क्या स्रोत थे? राजस्व स्रोत की बात करते हैं तो पहली बात है भू राजस्व, यानी भूमि कर सबसे मुख्य स्रोत था ही। और ये उपज का कितना लिया जाता था? 1/3 भाग उपज का क्या लिया जाता था? भू राजस्व। और भू राजस्व निर्धारण, निर्धारण की प्रक्रिया थी उस समय। और भूमि का उस समय क्या किया जाता था? सर्वेक्षण भी किया जाता था। यानी भू राजस्व का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता? सर्वेक्षण करके, भूमि का वर्गीकरण करके कि किस प्रकार की भूमि है, और उसका भली भांति नाप जोख भी किया जाता था। कराने के बाद में किसका भू राजस्व निर्धारण किया जाता था। और राजराज जो प्रथम है और कुलोत्तुंग प्रथम, दो शासक हुए हैं, इसके समय भू राजस्व निर्धारण किया गया था भूमि का। और
इनकी जो पैर की माप थी, इन्होंने अपने पैर की माप को ही भूमि नाप की लंबाई बनाया था, भूमि नाप की लंबाई बना लिया था। और भूमि नाप जो मापने की जो इकाई है उस समय उसका नाम क्या रखा जाता था, वेली कहा गया है। अन्य अगर हम करों की बात करें, अन्य जो कर हैं, एक है इसके अंदर आयम, ये क्या था, एक राजस्व कर था, राजस्व कर। और मनहिरे, मनहिरे क्या था, गृह कर। और व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जो कर लगता था, प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर है उसे क्या कहा जाता था, कढ़ैरे। कढ़ैरे क्या होता था, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर। और जो व्यवसाय कर है, व्यवसाय कर को क्या कहा जाता था, मगनम्य। और आजीविका पर भी कर लगता था, जो आजीविका चलाते थे, किस प्रकार से आजीविका चलाते हैं, तो आजीविका पर लगने वाला कर वो क्या होता था, आजीविका सु। आजीविका पर लगने वाला कर क्या था, आजीविका सु था। और आय के अन्य जो साधन हैं, आय के अन्य साधन, राज्य के आय के अन्य साधन, राज्य की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से थे, एक तो व्यापार वाणिज्य, राज्य की आय के अन्य साधन थे। आयात निर्यात और सिंचाई कर, सिंचाई से जो कर मिलता था वो भी राज्य की आय के अन्य स्रोत थे। और राजस्व खर्च किस पर होता था, राजस्व की हम खर्च की बात करें तो राजस्व प्रशासन पर तो खर्च होता था, और प्रशासन के साथ साथ में राजस्व किस पर खर्च होता था, जनहितोपयोगी कार्य पर भी। जन लोगों के लिए हित के लिए जो उपयोगी कार्य थे उसके ऊपर भी राजस्व खर्च होता था। चोलकालीन प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं। प्रांत हैं वो इस समय 8 थे इस समय, यानी चोल जो साम्राज्य है, चोलों के समय जो प्रांतों की संख्या थी वो कितनी थी, 6 थी, यानी 6 प्रांतों के अंदर विभाजित था। सबसे ऊपर की हम बात करें तो सबसे ऊपर तो राज्य या देश होता ही है, और राज्य के नीचे क्या होता है, प्रांत। और प्रांतों को उस समय क्या कहा जाता था जी, मंडल कहा जाता था। मंडल के नीचे की जो इकाई होती थी वो उसे क्या नाम दिया गया था, कोटुम या वलनाडु से कहा जाता था। और वलनाडु से जो नीचे की इकाई थी वो क्या थी, नाडु, यानी वर्तमान जिला हम कह सकते हैं उसे। और इसके नीचे की इकाई थी कुर्रम, यानी कुर्रम क्या था, कई गांवों का समूह है, कई गांवों का समूह है, क्या कहलाता था, कुर्रम। और कुर्रम के नीचे क्या होता था, ग्राम होता था। और जो मंडल है, अगर हम मंडल की बात करें, जो प्रांत को कहा जाता था, इसका प्रशासक जो होता था, इसका प्रशासक किसे कहा जाता था, मंडल मुंडाली को, मंडल मुंडाली को कहा जाता था। और ये एक राज परिवार का ही सदस्य हो सकता था, राज परिवार सदस्य होता था। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राजा द्वारा होती थी, यानी राजा स्वयं इसकी नियुक्ति करता था। अगर हम इस समय के स्थानीय स्वशासन की बात करें तो इसकी जानकारी हमें जो प्रांतक है, प्रांतक प्रथम, उसके उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। मेरूर अभिलेख से हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और ये चोलों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। चोलों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, इनका स्थानीय स्वशासन। और इस समय नगरीय या ग्रामीण दोनों स्तर पर क्या थी जी, स्थानीय स्वशासन की स्वायत्ता थी, स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता। जो प्रतिनिधि सभाएं हैं यहाँ की, इस समय उनको क्या कहा जाता था, प्रतिनिधि सभाओं को उर सभा या महासभा और नगरम। इनके द्वारा, यानी जो प्रतिनिधि जो सभाएं हैं, इनके द्वारा ही सब कुछ संचालित होता था। अब क्या क्या है ये, उर क्या है, उर की हम बात करें तो ये एक वयस्क करदाताओं की संस्था थी,
यानी हम कह सकते हैं कि साधारण लोगों की थी ये संस्था। और इसकी जो कार्य समिति है, उर की जो कार्य समिति है, इसकी कार्य समिति को क्या कहा जाता था? आलुंगणम कहा जाता था। अगर हम बात करें नगरम की, पहले हम नगरम की बात कर लेते हैं, फिर महासभा की बात करेंगे। नगरम है ये व्यापारिक जो केंद्र है, व्यापारिक के जो केंद्र हैं उसके प्रबंध करने वाली संस्था को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। और ये व्यापारिक जो समुदाय है उसकी सबसे महत्वपूर्ण सभा थी। सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन सी थी? नगरम थी। अब हम महासभा की बात करते हैं। ये है ग्राम प्रशासन का मुख्य आधार थी। ग्राम प्रशासन की बात करें तो ग्राम प्रशासन का जो मुख्य आधार है वो कौन सी सभा थी? सभा या महासभा। और इसमें होते कौन थे? वरिष्ठ ब्राह्मण, वरिष्ठ ब्राह्मण लोग, जिन्हें क्या कहा जाता था? अग्रहार, उनकी सभा थी। ये थे इसके अंदर। और इस महासभा के जो सदस्य हैं, जो जो भी इनके सदस्य होते थे, उन सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल कहा जाता था। महासभा के सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। और शासन सभा है, जो सभा की हम बात कर रहे हैं, सभा शासन चलाने के लिए, शासन संचालन के लिए अनेक समितियां में विभक्त हो गई थी। आगे अनेक समितियां किसके अंदर बनी थी? सभा के अंदर। और इन समितियों को क्या कहा जाता था? वारियम कहा जाता था। और वारियम की सदस्यता किसे मिलती थी? सदस्यता के लिए, इसके लिए शर्तें थी सदस्यता के लिए कि एक तो क्या होगा जी, 35 से 70 वर्ष तक इसकी आयु हो, ठीक है। दूसरी, वो 1.5 एकड़ भूमि का स्वामी हो, कम से कम इतनी भूमि उसके पास होनी चाहिए। और अपनी भूमि पर बने मकान में रहता हो, बने मकान में ही रहता हो। और साथ ही वो वैदिक मंत्रों का ज्ञाता भी हो। तो उसे ही वारियम का सदस्य बनने की अनुमति मिलती थी। वारियम के जो सदस्य हैं, इसके जो सदस्य हैं, इनके सदस्यों को क्या कहा जाता था? वारिय पेरुमल कहा जाता था। अगले आगे हम बात वीडियो में करते हैं। हम चोलकालीन कला और साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे।